मान लीजिए कि आप एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपके माता पिता आपको विदेश में पढ़ने की अनुमति देते हैं और इसके लिए हर जरूरी सुख सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने आप को भाग्यशाली समझकर ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। या फिर यूं करेंगे कि एक दिन इन सब सुविधाओं को ताक पर रखकर सैकड़ों लोगों से भरी किसी सभा में जाकर एक बड़े अधिकारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार देंगे। आपको यह सब महज पागलपन लगेगा, लेकिन आज से करीब 100 वर्ष पहले एक 25 साल के लड़के ने अपने देश के लिए ठीक ऐसा ही किया था और आज उसका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं बलिदान परम धर्म, जिसमें आज हम जानेंगे उस क्रांतिकारी के बारे में जो महज 25 साल की आयु में एक अंग्रेज अफसर को गोली मारकर फांसी के फंदे पर झूल गया। 18 फरवरी 1883 को अमृतसर के किसी धनी और शिक्षित परिवार में एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम था मदन लाल ढींगरा। पिता डित्ता माल ढींगरा एक सिविल सर्जन थे। ढींगरा के अलावा उनके 7 भाई बहन थे, सभी विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। ढींगरा ने सन 1900 तक अमृतसर में ही पढ़ाई की। आगे की शिक्षा के लिए वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। वहां पर शिक्षा से ज्यादा उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रभावित किया। मदन लाल ढींगरा खास तौर पर भारत की गरीबी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने भारतीय समाज, गरीबी आदि विषयों से जुड़े साहित्य का अध्ययन करना शुरू किया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या का समाधान स्वराज हासिल करने और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने में निहित है। उन्होंने यह भी पाया कि अंग्रेजी सरकार ने अपनी वित्तीय नीतियों को भारत के स्वदेशी उद्योग को दबाने के लिए तैयार किया है, जिससे ब्रिटिश आयात को बढ़ावा दिया जा सके, और यही उस समय भारत की गरीबी का प्रमुख कारण था। ढींगरा ने स्वदेशी आंदोलन को बड़े ही उत्साह के साथ अपनाया। 1904 में ढींगरा ने ब्रिटेन से लाए गए कपड़े से बना ब्लेजर पहनने के विरोध में छेड़े गए एक छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। ढींगरा के पिता अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार थे और शुरू से ही सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ढींगरा को कॉलेज प्रशासन से माफी मांगने तथा ऐसी गलती दोबारा न करने का वचन देने को कहा, मगर ढींगरा ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर शिमला में क्लर्क की नौकरी की। अंग्रेजी अफसरों की अवज्ञा करने के लिए उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया, लेकिन भारत मां का यह वफादार बेटा कहां मानने वाला था। उसने कुछ और महीनों तक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया। यहां भी उन्हें आंदोलनकारियों का एक संघ बनाने के कारण निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद भी ढींगरा ने कई जगहों पर निम्न स्तर पर नौकरियां की। ढींगरा के परिवार वाले उनके लिए बहुत चिंतित थे। अंत में अपने बड़े भाई के आग्रह पर मदन लाल ढींगरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए लंदन चले गए। ढींगरा के लंदन पहुंचने से ठीक 1 वर्ष पहले, यानी कि सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हाई गेट में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए बनाई गई इस सभा में जुड़ने के बाद मदन लाल ढींगरा प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता और राजनीतिक कार्यकर्ता विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। सावरकर ने अपने विचारों से ढींगरा का ध्यान पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर कर दिया। सावरकर क्रांति में विश्वास रखते थे और ढींगरा को सदैव हर क्रांति के कार्य के लिए प्रेरित किया करते थे। कुछ समय बाद ढींगरा ने इंडियन हाउस से दूरी बना ली और टॉटनहोम कोर्ट रोड पर स्थित शूटिंग रेंज में जाने लगे। इसी के साथ सावरकर के सानिध्य में ढींगरा ने अभिनव भारत मंडल की सदस्यता भी ली, जिसे इतिहासकार भारतीयों द्वारा बनाई गई पहली खुफिया एजेंसी भी कहते हैं। इस अवधि के दौरान सावरकर, ढींगरा और अन्य क्रांतिकारी 1905 के बंगाल विभाजन से नाराज थे। इस वजह से इन क्रांतिकारियों द्वारा कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जाने लगे। इन्हीं राजनीतिक आंदोलनों के चलते ढींगरा के पिता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उनसे हर तरह का पारिवारिक नाता भी तोड़ दिया। अब बारी थी इस क्रांतिकारी की असल इम्तिहान की। मदन लाल ढींगरा ने पहले भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के पूर्व गवर्नर बैम्फ्लॉयड फुलर को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद ढींगरा ने कर्जन वायली को मारने का फैसला किया। आपको बता दें कि कर्जन वायली 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे तथा उस समय ब्रिटिश सरकार के आला अधिकारियों की गिनती में गिने जाते थे। वायली सीक्रेट पुलिस के इंचार्ज भी थे और काफी समय से सावरकर आदि क्रांतिकारियों के बारे में तहकीकात करने में लगे हुए थे।
1 जुलाई 1909 की शाम को ढींगरा बड़ी संख्या में भारतीयों और अंग्रेजों के साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। जब भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी, जिनमें से 4 निशाने पर लगी। एक पारसी डॉक्टर कावास लाला काका वायली को बचाने की कोशिश में उनके सामने आ गए और ढींगरा की बंदूक से निकली 6वीं और 7वीं गोली उन्हें लग गई और इसी कारण उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। ढींगरा का आत्महत्या का प्रयास भी विफल हो गया और पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ढींगरा पर 23 जुलाई 1909 को ओल्ड वैली में मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कर्जन वायली की हत्या भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर की गई थी और उनके कार्य देशभक्ति से प्रेरित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कावास लाला काका को मारने का इरादा नहीं था। मदनलाल ढींगरा को मौत की सजा सुनाएंगी। फैसला सुनाए जाने के बाद ढींगरा ने कहा, मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन देने का सम्मान पाने पर गर्व है, लेकिन आप सभी ये याद रखें कि आने वाले समय में हमारे पास अपना समय होगा। उन्होंने एक और बयान भी दिया जिसका जिक्र कम ही किया जाता है। अपने इस बयान में वे लिखते हैं कि मैं पिछले 50 वर्षों में 8 करोड़ भारतीय लोगों की हत्या के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराता हूं और वे भारत से हर साल 10 करोड़ पाउंड ले जाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें अपने देशभक्त देशवासियों की फांसी और निर्वासन के लिए भी जिम्मेदार मानता हूं, जिन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि यहाँ के अंग्रेज अपने देशवासियों को करने की सलाह दे रहे हैं। मेरी इच्छा है कि अंग्रेज मुझे मौत की सजा दें, क्योंकि उस स्थिति में मेरे देशवासियों का प्रतिशोध और भी अधिक होगा। मदनलाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को पैंट विले जेल में फांसी दी गई थी। ढींगरा की फांसी के बारे में बताते हुए इतिहासकार कहते हैं कि अंतिम इच्छा पूछे जाने पर ढींगरा ने पुलिस से एक आईना और कंघी मंगवाई और फांसी से ठीक पहले बड़े ही सलीके से अपने बालों को संवारा। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। माना जाता है कि सावरकर से मुलाकात होने से पहले अपने जवानी के दिनों में ढींगरा को सज धज कर रहना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागने से पहले पुनः खुद को उसी रूप में देखना चाहा। आप सोचिए, ऐसे क्रांतिकारियों के लहू से सिंचित है हमारी मातृभूमि, जो मृत्यु के भय से तनिक विचलित नहीं हुआ करते थे। वर्तमान में भारतीयों के लिए केवल यही सबक आवश्यक है कि मरना सीखें, और इसे सीखने का एकमात्र तरीका है स्वयं मरना। ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं उसी माता से पुनः जन्म लूं और उसी पवित्र कार्य को करते हुए तब तक मरूं जब तक स्वतंत्र ना हो जाऊं। वंदे मातरम। तो ये थे उस 25 साल के क्रांतिकारी के अंतिम शब्द, जो स्वतंत्र भारत का सूर्य उदय होते हुए तो नहीं देख पाया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। ढींगरा की फांसी के बाद उनके शरीर को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दफन कर दिया गया। ढींगरा का ताबूत गलती से मिल गया जब अधिकारियों ने शहीद ऊधम सिंह के अवशेषों की खोज की। मदनलाल ढींगरा के अवशेष 13 दिसंबर 1976 को भारत लाए गए। उनके अवशेष महाराष्ट्र के अकोला शहर में मुख्य चौकों में से एक में रखे गए हैं, जिसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस उम्मीद के साथ कि ढींगरा से प्रेरित होकर आज के युवा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने के विषय में सोचेंगे, मैं प्रथमेश व्यास आपसे विदा लेता हूं। मेरा प्रयास आप सभी के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से जीवित रखना है, इसलिए मैं आपसे यह आग्रह जरूर करूंगा कि यह वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि वे भी इस बात को जान सकें कि वे एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका ध्येय वाक्य है बलिदान परम धर्म। जय हिंद, जय भारत।